जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये ट्रिक हम आपको बताएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन आपको यूं ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि आमंड तथा पावेल के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का वर्णन करें, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो कहीं भी अगर आमंड और पावेल आपको देखने को ना मिले, सिर्फ और सिर्फ दे दे कि तुलनात्मक राजनीतिक में संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक उपागम का क्या करें, वर्णन करें, तब भी आपको आंसर सेम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे डेविड ईस्टन की एक व्यवस्था थी जिसको बोलते थे व्यवस्था विश्लेषण उपागम, ठीक है। ये डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवस्था विश्लेषण उपागम दिया गया था, जो कि आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए, जब डेविड ईस्टन ने क्या किया, व्यवस्था विश्लेषण उपागम दिया, उसमें कुछ कमी रह गया, ठीक है। तो उस कमी को दूर किया गया, ठीक है। उसमें मतलब कुछ और उतार चढ़ाव किया गया, ठीक है। किसके द्वारा? तो आमंड और पावेल के द्वारा। और इसका एक नया नाम दिया गया संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने से कुछ मेहनत नहीं किए, बल्कि जो डेविड ईस्टन की व्यवस्था उपागम था ना, उसी में कुछ सुधार किए, जो किसका था? आमंड और पावेल का था। और इसका नाम क्या दे दिया गया? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, ठीक है। ये डेविड ईस्टन की उपागम थे, इसमें बस कुछ सुधार किया गया, ठीक है। चलिए, अब आमंड व पावेल की जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक था ना, इसका हम देखते हैं। सबसे पहले आएगा लक्षण। इसका लक्षण, इन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाएं में लक्षण बताए, ठीक है। इन्होंने क्या बताया? लक्षण बताएं। तो सबसे पहला देखिए, इन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाएं होती है। संरचनाएं का मतलब क्या होती है दोस्तों? जैसे देखिए, अगर मान लो कि हम एक आदमी का ये बनाते हैं फिगर, ठीक है, तो ये संरचना हो गया। किसका संरचना हो गया? आदमी का संरचना हो गया। आदमी का संरचना हो गया मतलब आदमी का चित्र हो गया। वैसे ही इन्होंने क्या किया, राजनीतिक व्यवस्था में भी क्या संरचनाएं की, उनको संरचनाएं के बारे में बताया, ठीक है। आगे और भी आपको कुछ पता चलेगा, ठीक है। कार्यों का संपादन, अब मान लो कि ये आदमी है, ठीक है, तो ये किसका संरचना है? आदमी की संरचना है। अब इसका अलग अलग पार्ट्स है, हाथ कान मुंह अलग अलग है ना, तो ये व्यक्ति काम करेंगे नहीं काम करेंगे। वैसे ही राजनीतिक में भी कार्यों का संपादन होता है कि कार्य किया जाता है, ठीक है। एक से अधिक काम भी किया जाता है। हम लोग एक से अधिक काम करते हैं, देखते हैं, खाते हैं भी एक साथ हैं, हो सकता है एक साथ पढ़ भी रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक आदमी की संरचना होती है, आदमी बहुत सारे काम करती है, वैसे ही राजनीतिक की भी एक संरचना होती है। राजनीतिक भी कार्य करती है और एक से अधिक भी कार्य करती है, ठीक है। और ये भी बताइए कि जो राजनीतिक व्यवस्था होती है ना, परंपरावादी और आधुनिक तत्व होता है। परंपरावादी मतलब पुरानी, और आधुनिक मतलब नई। इसमें दोनों तत्व शामिल होते हैं। जैसे आदमी के मन में पुरानी बातें नई बातें शामिल होती है ना, वैसे राजनीतिक में भी क्या होती है, पुरानी और नई तत्व शामिल होते हैं। ये हम लोगों ने देख लिया लक्षण। जैसे एक व्यक्ति का लक्षण होता है कि वो खा भी रहा है, पी भी रहा है और एक साथ पढ़ भी रहा है, ठीक है। तो ये लक्षण होता है। तो ऐसे ही राजनीति के लक्षण के बारे में बताया गया आमंड व पावेल के। आमंड और पावेल ये दो जो आदमी थे ना, ये जो दो विचारक थे, इन्होंने बताया सबसे पहले राजनीतिक व्यवस्था के लक्षण के बारे में। फिर उन्होंने इसका पहला चरण बताया। पहला चरण में इन्होंने निवेश को बताया, और निवेश में दो चीज़ें बताई, मांगे और समर्थन। मांगे में इन्होंने चार चीज़ बताएं और समर्थन में भी चार चीज़ बताएं। दूसरा चरण में इन्होंने रूपांतरण के बारे में बताया और इसके अंतर्गत तीन बातें बताएं, अभी मैं नीचे बताऊंगा। तीसरा चरण में इन्होंने निर्गत को रखा और इसके अंतर्गत चार बातें बताया। अब इतना कुछ मेहनत तो जरूर किया आमंड और पावेल, ठीक है। इतना कुछ मेहनत किए, किस लिए मेहनत किए? ताकि जो डेविड ईस्टन की व्यवस्था पागम उसमें कुछ सुधार किया जाए। इतना कुछ सुधार करने के बाद ऐसे भी कुछ ऐसे विचारक थे जिन्होंने अभी भी आलोचनाएं की, मतलब बुराइयां किया कि नहीं, इसका जो दिया गया राजनीतिक व्यवस्था उपागम वो गलत है, तो ये है वो, मतलब बुराइयां किया हुआ, ठीक है। तो इतना कुछ मेहनत करने के बाद भी आमंड और पावेल के तरफ से कुछ, मतलब आमंड और पावेल को कुछ गलतियां ठहराया गया, कुछ उनका आलोचनाएं किया गया, बुराइयां किया गया, ठीक है। तो आलोचना मतलब होता है बुराई करना। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आमंड तथा पावेल की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का वर्णन करें। सबसे पहले, राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा के ईस्टन द्वारा दिए गए दृष्टिकोण को निवेश निर्मित मंडल कहा जाता है। ये जो डेविड ईस्टन के द्वारा नहीं दिया गया था, डेविड ईस्टन के द्वारा, जिसको व्यवस्था विश्लेषण उपागम भी कहा जाता है, तो वही बताया गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ वहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो ईस्टन के द्वारा जो दिया गया था ना, उसको निवेश निर्मित मॉडल कहा गया था, ठीक है। और आमंड तथा पावेल के द्वारा जो दिया गया था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम कहा जाता है, जो कि मैंने अभी देखा, ठीक है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में मौलिक रूप से ईस्टन की व्याख्या को ही स्वीकार किया। मतलब ये कहीं नया से नहीं आया लिया, बल्कि जो ईस्टन ने पहले से दे रखा था उसी चीज़ों को इन्होंने स्वीकार किया और उसी को आगे बढ़ाया। आगे देखिए, डेविड ईस्टन की व्यवस्था सिद्धांत में कुछ कमियां थी, है ना। जो डेविड ईस्टन की
जो व्यवस्था सिद्धांत था इसमें क्या था, कुछ कमियां थी, जिसे दूर करने के लिए आमंड तथा पावेल ने एक अधिक व्यापक मॉडल संरचनात्मक प्रक्रियात्मक का विकास किया। मतलब जो डेविड ह्यूस्टन के द्वारा कुछ उपागम जो दिया गया था उसमें कुछ कमियां, तो उस कमियों को दूर करने के लिए आमंड और पावेल ने संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम का निर्माण किया। ठीक है, यह विकासशील देशों की राज्य व्यवस्था के अध्ययन में उपयोगी है। और ये जो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उस देश के लिए उपयोगी है ना, जो देश अभी पूरा रूप से विकास नहीं किया है उसको बोलते हैं विकासशील देश, यानी विकास के रास्ते पर वो चल ही रहा है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या चीज़, तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत को निष्पादन सिद्धांत या तो फिर विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि विकासशील देश के लिए इससे विकास होता है, इसलिए विकासात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं आमंड तथा पावेल की व्याख्या कि आमंड और पावेल ने क्या व्याख्या की है। ठीक है, तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के विश्लेषण में आमंड और पावेल दोनों पर डेविड ह्यूस्टन का प्रभाव पड़ा। मतलब देखिए, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम किसका था, आमंड और पावेल का, तो ये दोनों पर प्रभाव पड़ा। किसका? डेविड ह्यूस्टन का, क्योंकि पहले तो डेविड ह्यूस्टन आए थे ना, तो उसका प्रभाव पड़ा ये दोनों पर। ठीक है, इससे प्रभावित होने के बावजूद उसने अपने ढंग से सिद्धांत की व्याख्या किया। यानी कि डेविड ह्यूस्टन के द्वारा कौन प्रभावित हुए? आमंड और पावेल, और इन लोगों ने ही क्या किया, फिर बाद में सिद्धांत की व्याख्या किया। किसके द्वारा? डेविड ह्यूस्टन के हेल्प से, उसके मदद से। आमंड एंड पावेल जो ये दोनों थे ना, आमंड और पावेल के अनुसार प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित लक्षण, यानी कि आमंड और जो पावेल थे ना, इन्होंने कहा कि जितने सारे राजनीतिक व्यवस्था, चाहे हम अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था ले लें या किसी दूसरे देश की राजनीतिक व्यवस्था ले लें, सबके कुछ लक्षण होते हैं। सभी देश की राजनीतिक व्यवस्था का कुछ लक्षण होते हैं। वो लक्षण कौन सा है? तो पहला लक्षण बताया कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में संरचनाएं होती है। संरचनाएं जैसे व्यक्ति का संरचना कैसे होता है, व्यक्ति का फिगर नहीं होता है, वैसे राजनीतिक व्यवस्था की भी संरचनाएं होती है। और प्रत्येक व्यवस्था कुछ सामान्य कार्यों का संपादन करती है, और हर एक जो राजनीतिक व्यवस्था ना वो कार्य करती है। जैसे मनुष्य कार्य नहीं करते हैं, वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था में भी क्या होता है, कार्यों का संपादन होता है, कार्य किया जाता है। और प्रत्येक संरचना एक से अधिक कार्यों का संपादन होता है। जैसे हमारा ये संरचना है, आदमी का हाथ है, पैर है, सभी चीज़ों से काम होता है, वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था में भी क्या होता है, एक से अधिक कार्यों का संपादन किया जाता है। और नेक्स्ट, सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं मिश्रित हैं। मतलब जितने भी सारे राजनीतिक व्यवस्था हैं वो सब मिश्रित है। इसमें कुछ पुरानी बातें हैं तो कुछ नई बातें हैं। उसमें दोनों परंपरावादी और आधुनिक दोनों तत्व पाए जाते हैं। परंपरावादी मतलब पुराना, और आधुनिक मतलब अभी का। तो राजनीतिक व्यवस्था में दोनों चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बताइए कि आमंड तथा पावेल का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन करना था जिसके द्वारा स्पष्ट किया जा सके किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं परंपरावादी स्वरूप से आधुनिक स्वरूप में बदल जाती है। ठीक है, मतलब इन जो आमंड और पावेल के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था ना, इसका मेन मकसद यही था, लोगों को यही बताना चाहते थे कि किस प्रकार से राजनीतिक जो व्यवस्थाएं है ना वो परंपरावादी स्वरूप से, यानी कि पुरानी स्वरूप से आधुनिक स्वरूप में बदल जाती है, यानी कि नई स्वरूप में बदल जाती है, ये बताना चाहते थे ये। ठीक है, आमंड तथा पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्था में ह्यूस्टन के समान ही 3 चरण स्वीकार किए। जिस प्रकार से डेविड ह्यूस्टन ने अपने व्यवस्था में 3 चरण स्वीकार किए, वैसे ही आमंड और पावेल भी उसी के द्वारा सीखे थे, बस उसमें कुछ सुधार कर रहे थे। तो इन्होंने भी 3 चरण बताए। ठीक है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक व्यवस्था में इन्होंने 3 चरण बताए, एक निवेश, रूपांतरण और एक निर्गत। ठीक है, अगर हम एक अपना भाषा में, ठेठिया भाषा में अगर समझाएं तो निवेश का मतलब होता है दोस्तों, मैंने कहीं कोई कंपनी में कुछ लगा दिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने जब हम कुछ लगाते हैं ना तो उसको निवेश बोलते हैं कि मैंने इतना निवेश कर दिया। अब मान लो कि कंपनी में मैंने पैसा लगाया, कंपनी में बहुत सारा चीज़ बनेगा, परिवर्तन होगा। मान लो कि अगर जूता के जरूरत हो तो जूता बनाएंगे, मतलब वहाँ पे वो मेरा पैसा इधर उधर घूमेगा, परिवर्तन होगा। अगर लगेगा कि चप्पल बनाना तो चप्पल बनाएंगे, लगेगा कपड़ा बनाना तो कपड़ा बनाएंगे। मतलब जिस जैसा माहौल रहेगा उसी हिसाब से परिवर्तन हम करते जाएंगे। तो पहला निवेश होता है, पहला पैसा लगाते हैं, फिर उसमें रूपांतरण होता है यानी कि परिवर्तन होता है, उसके बाद निर्गत होता है। निर्गत मतलब फिर उससे हमें क्या होता है, फायदा पहुँचता है। तो ये एक इस टाइप से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ राजनीतिक का बात चल रहा है, यहाँ चप्पल जूता का बात नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसका 3 चरण बताए इन्होंने, निवेश, रूपांतरण और निर्गत। सबसे पहले आते हैं निवेश में। तो ईस्टर्न की भांति जो जैसे ईस्टर्न ने किया था वैसे ही आमंड और पावेल भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ईस्टर्न की भांति आमंड तथा पावेल ने भी निवेश के अंतर्गत मांगे और मांगे के समर्थन का समावेश किया। मतलब निवेश के अंतर्गत 2 चीज़ों को रखा गया, मांगे और समर्थन। मांग और समर्थन। अब देखते हैं सबसे पहले मांग।
तो मांग, तो आमंड तथा पावेल ने 4 प्रकार की मांगों का उल्लेख किया। पहला मांग क्या था? वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण या आवंटन संबंधित मांगे। वस्तुओं तथा सेवाओं का वितरण, कि वस्तु और सेवा का क्या, वस्तुओं का क्या किया जाए? वितरण किया जाए, सेवा किया जाए लोगों को, ठीक है। व्यवहारों को नियंत्रण करने से संबंधित मांग। दूसरा मांग इसका था व्यवहारों को नियंत्रण किया जाए, जो व्यवहार है हमारा उसमें नियंत्रण किया जाए, ठीक है। राजनीतिक सहभागिता से संबंधित मांग। देखिए, राजनीतिक सहभागिता का मतलब होता है एक साथ काम करना, मतलब राजनीतिक में एक साथ काम करना से संबंधित भी मांगे को रखा गया कि एक साथ राजनीतिक में काम किया जाना चाहिए। संचार से संबंधित मांग। संचार मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जो हम लोग चीज़ों को भेजते हैं, ठीक है। तो राजनीतिक एक जगह से दूसरी जगह जाती है कि नहीं जाती है, तो ये संचार से भी संबंधित मांगे को रखा गया है। तो ये 4 चीज़ों को मांगे में रखा गया है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा समर्थन में। तो समर्थन में देखते हैं समर्थन में क्या है। तो जिस प्रकार उन्होंने 4 प्रकार की मांग का उल्लेख किया, सेम उसी प्रकार से समर्थन का भी 4 उल्लेख किया। पहला, द्रवात्मक समर्थन। द्रवात्मक समर्थन द्रव अवस्था होता है। देखिए दोस्तों, जैसे हम बोलते हैं और आप सुन लेते हैं, तो हवा के माध्यम से सुनते हैं, तो हवा एक द्रवात्मक समर्थन है। तो ऐसे ही राजनीतिक में भी ये क्या करती है? समर्थन करती है। आज्ञाकारिता समर्थन। आज्ञाकारिता का मतलब होता है दोस्तों सही काम करना, कानून का पालन करना, ठीक है। तो इसका भी समर्थन किया गया, इसका भी समर्थन के बारे में जिक्र किया गया कि कानून का हमें समर्थन करना चाहिए। सहभागिता का समर्थन। सहभागिता मतलब सभी लोग मिलजुल करके काम करेंगे, ठीक है, दूसरे के प्रति सम्मान करेंगे, ठीक है। सहभागिता मतलब जो सभी चीज़ भाग लेंगे, सभी लोग एक साथ रह करके काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सृदात्मक समर्थन। सृदात्मक का मतलब क्या हो गया दोस्तों? दूसरे के प्रति सम्मान करना। तो ये सब चीज़ों का समर्थन में डाला गया। उसके बाद नेक्स्ट रूपांतरण। तो आमंड के मतानुसार रूपांतरण प्रक्रिया उतना ही सरल नहीं है जितनी ईस्टर्न ने इसे मान लिया। इनका कहना है कि जो डेविड ईस्टर्न इतना आसान जो रूपांतरण को मान लिया ना, उतना आसान ये है नहीं। तो ये अलग से 3 प्रकार के बताएं, ठीक है। पहला हित उच्चारण, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचारण। हित उच्चारण का मतलब ये जो हित के लिए हो, ठीक है, अच्छा व्यवहार चाहने वाला। हित समूहीकरण मतलब जो समूह को चाहने वाला हो। राजनीतिक संचरण का मतलब क्या हो गया? जो नेता मीडिया जनता के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करे, उसको बोलता है राजनीतिक संचरण। जो सभी लोगों के बीच सूचनाएं का क्या आदान प्रदान हो, मेरा बात नेता सुने, नेता की बात हम सुने, तो उसको बोलता है राजनीतिक संचरण। तो रूपांतरण में 3 चीज़ों को रखा गया। उसके बाद निर्गत। तो आमंड तथा पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के निर्गतों के विवेचन में ईस्टर्न के मॉडल को अस्वीकार कर दिया। जो डेविड ईस्टर्न ने निर्गत को जो दिया था ना, वो डेविड ईस्टर्न जो दिए थे उसको आमंड और पावेल ने क्या कर लिया? अस्वीकार कर दिया। और इन्होंने अपने नया से 4 भिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के निर्गत दिया। पहला निकालने वाला निर्गत। निकालने वाला मतलब जो निकलने वाला निर्गत हो। दूसरा है विनियमात्मक निर्णय, ठीक है, विनियमात्मक निर्णय, ठीक है। एंड तीसरा आपका वितरणीय निर्गत। एंड नेक्स्ट आपका प्रतीकात्मक निर्णय, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, निकालने का निर्गत। निर्गत का मतलब होता है दोस्तों निकला हुआ, बाहर आना, ठीक है, निकला हुआ बाहर आना। उसके बाद विनियमात्मक निर्गत। विनियात्मक का मतलब होता है दोस्तों कानून के माध्यम से नियंत्रण करना। कोई भी चीज़ों को कानून के माध्यम से क्या कर लेना? नियंत्रण कर लेना। वितरणीय निर्गत का मतलब कोई भी चीज़ वितरण कर देना। वितरण का मतलब ये हो गया दोस्तों वितरण करना, ठीक है। और प्रतीकात्मक निर्गत का मतलब होता है प्रतीकात्मक, जो प्रतीक नहीं होता, प्रतीक कोई भी चीज़ का चिन्ह, उससे रिलेटेड निर्गत, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा दिया गया था। अब इसमें देखो, इसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो इन्होंने दिया वही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, आमंड तथा पावेल ने मूल रूप से डेविड ईस्टर्न के मॉडल को अपनाते हुए अपनी व्याख्या में ज़्यादा व्यापक दृष्टिकोण अपनाया। मतलब इन्होंने डेविड ईस्टर्न के मॉडल को ही अपनाया, लेकिन इन्होंने अपने आप में दृष्टिकोण जो दिया ना, वो व्यापक दृष्टिकोण दिया, एक बड़ा सा व्यापक दृष्टिकोण दिया, ठीक है। ये नहीं है। इस विश्लेषण का प्रयोग राजनीतिक विकास के सिद्धांतों की खोज के लिए किया गया। इसका विश्लेषण का प्रयोग इसलिए किया गया ताकि राजनीतिक सिद्धांतों का क्या किया जाए? खोज किया जाए, राजनीति का विकास किया जाए। अब देखते हैं संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम की आलोचना। जो लोग ने इसका बुराइयां किया, ठीक है। तो संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम कई आधारों पर आलोचित हुआ। आलोचित मतलब इसको बुराई किया गया। आमंड पावेल विश्लेषणात्मक के विरुद्ध निम्नलिखित मुख्य आलोचनाएं हैं। मुख्य आलोचनाएं मतलब बुराइयां। पहला क्या बुराई किया गया कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम रूढ़िवादी है। पहले तो इसको बोल दिया गया कि रूढ़िवादी है। यह सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध पूर्वाग्रही है, कि यह सामाजिक परिवर्तन को क्या दिखाएगा? ये सामाजिक परिवर्तन के विरुद्ध है, मतलब इसके उल्टा है। नेक्स्ट बुराई किया गया कि इसका संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम असमर्थक रहा है ना, असमर्थ रहा है, मतलब ये सफल नहीं हो पाया, असमर्थ रहा है।
नेक्स्ट, लोगों का कहना है कि संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि संरचनात्मक में होने वाले परिवर्तन का संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि इनका ये कहना है कि जो संरचनात्मक में होने वाले जो परिवर्तन है ना, इससे संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है ना, यानी पूरी संपूर्ण व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है, जो कि नहीं पड़ना चाहिए। नेक्स्ट है, कई आलोचकों यानी कि कई बुराई करने वाले विद्वानों का, विचारकों का मानना है कि यह उपागम अमेरिकी पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने का एक निश्चय प्रयास किया गया है कि ये जो अमेरिका की जो पूंजीवादी है ना, अमेरिका जो पूंजीवादी को अपनाया है, उसी को बनाए रखने का ये निश्चय प्रयास कर रहा है, उसी को समर्थन कर रहा है। नेक्स्ट है कि इसका संरचनात्मक व्यवस्था विश्लेषण साम्यवादी देशों के राजनीतिक विकास का व्याख्या करने में असमर्थ है। इनका ये कहना है ना कि जो इसका संरचनात्मक व्यवस्था है ना, वो विश्लेषण साम्यवादी देशों के राजनीतिक विकास की व्याख्या करने में असमर्थ है, कि जो साम्यवादी देश है इसके राजनीतिक व्यवस्था को विकास नहीं कर पाएगा, ये उसमें ये असमर्थ हो जा रहा है। साम्यवादी देशों को ये आगे नहीं बढ़ा पा रहा है, बल्कि सिर्फ पूंजीवादी को समर्थ कर रहा है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण अत्यधिक जटिल है। इन्होंने बताया कि ये बहुत ज़्यादा जटिल है, जिसके कारण से अध्ययन एवं विश्लेषण में अत्यधिक कठिनाई होने की संभावना है। बहुत ज़्यादा ये कठिन है, जिसकी वजह से लोगों को अध्ययन करने में और इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। इसके अंतर्गत केवल राजनीतिक व्यवस्था को ही इकाई माना जाता है, और जो बुराई करने वाले हैं उनका ये भी कहना है कि इसके अंतर्गत सिर्फ राजनीतिक व्यवस्था को ही रखा गया है और इसी को इम्पोर्टेंट दिया गया है, और सामाजिक व्यवस्था को नकारा गया, मतलब इसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।